हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हमने हरियाणा के आगामी एग्जामों को देखते हुए हम एक यूट्यूब चैनल बनाया है, हरियाणा इलेक्ट्रिकल क्लासेस के नाम से। अपने यूट्यूब चैनल पर हरियाणा सीईटी तथा हरियाणा के आने वाले जो नेक्स्ट एग्जाम है, जैसे हरियाणा के इलेक्ट्रिकल लाइनमैन्स के एग्जाम हुए, हरियाणा के और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनके लिए हमने अपनी साइंस की, हरियाणा जीके तथा इलेक्ट्रिकल, मैथ, रीजनिंग, इन सभी की क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो आज हम हरियाणा के जनरल साइंस की आज हम पहली क्लास लेंगे। तथा इस पहली क्लास में हम साइंस के बारे में ये बताएंगे। सबसे पहले साइंस का हम इंट्रोडक्शन बताएंगे कि साइंस कहते किसको है, तथा ये साइंस हमारी डेली की लाइफ के लिए इसके बारे में जान के रखना, विज्ञान के बारे में जान के रखना और क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो आज हम साइंस की सामान्य विज्ञान की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो क्लासेस होंगी हमारी, हम अपने चैनल पर कंटिन्यू तरीके से डालते रहेंगे। तथा आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल हरियाणा इलेक्ट्रिकल क्लासेस पर हरियाणा से जितने भी सब्जेक्ट हैं जो हरियाणा एग्जामों में आते हैं, जैसे साइंस हो गया, मैथ, रीजनिंग, तथा इसके अलावा हरियाणा जी के, ये सारे सब्जेक्टों की तैयारी आप हमारे चैनल पर कर सकते हो। तथा हम साइंस से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम साइंस के इंट्रोडक्शन देंगे कि साइंस कहते किसको है। उसके बाद हम साइंस के सिलेबस को देखेंगे जो हरियाणा एग्जामों में साइंस से रिलेटेड प्रीवियस जो ईयर्स में एग्जाम हुए हैं, उनमें साइंस से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इनको हम एक प्रॉपर तरीके से हम तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हमारी आज फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम विज्ञान का परिचय, विज्ञान इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस लेंगे कि विज्ञान कहते किसको है। तो विज्ञान क्या होता है? विज्ञान जो है, या हम इसको साइंस, ये लैटिन भाषा के शब्द से आया है, सिंटिया से। लैटिन भाषा का शब्द सिंटिया से ये आया हुआ शब्द है। और सिंटिया, जिसको हम इंग्लिश में, इसका मतलब होता है, जब इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं तो इसका मतलब होता है टू नो। और टू नो का मतलब होता है विशेष जानकारी। तो साइंस का मतलब क्या होता है कि विशेष जानकारी, किसी भी चीज के बारे में कि विशेष जानकारी रखना, ये विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान में हम हमारे आसपास होने वाली सभी घटनाएं, हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन सभी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं हम, उनकी सबकी जानकारी प्राप्त करते हैं, यही विज्ञान कहलाता है। जैसे हमारे आसपास की डेली में, जो डेली की लाइफ में कौन कौन सी घटनाएं हमारे आसपास होती हैं, जिस प्रकार से बारिश का होना या तारों का टिमटिमाना, अगर हम ब्रह्मांड में देखें तो तारों का टिमटिमाना, और सोलर सिस्टम के अंदर सूर्य, 7 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो इनका चक्कर लगाना, ये सारी, तथा तथा एक हमारे आसपास जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि किस प्रकार से, प्रकाश संश्लेषण विधि होती है, तथा सूक्ष्म जीव अपना भोजन किस प्रकार से करते हैं, वे अपने सर्वाइव करने के लिए श्वसन किस प्रकार से करते हैं, पाचन किस प्रकार से करते हैं, उत्सर्जन किस प्रकार से सूक्ष्म जीव करते हैं। इसी प्रकार से जो अन्य जीव है, तो उनके बारे में हम विज्ञान के अंदर स्टडी करते हैं। इसके अलावा विज्ञान के अंदर हम कुछ भौतिक चीजें, जैसे हम परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, परिवहन तंत्र। और ये जैसे व्हीकलों के अंदर जो परिवहन सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, एक व्हीकल को मूवमेंट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, जैसे वहां पर फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बलों के बारे में, गति के बारे में हम पढ़ते हैं। और इसके अलावा हम गुरुत्वाकर्षण बल का क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तथा इसके अलावा हम जितने भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वह मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, तो इन सब के बारे में जानकारी ही प्राप्त करना के विज्ञान कहलाता है। तो हमारे आसपास जीव को एक जीवों के अंदर जितने भी तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, एक जीव को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक जीवित रहने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं उसको करनी पड़ती हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं उसके लिए जरूरी होती हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं विज्ञान के अंदर। जैसे एक सजीव को जीवित रहने के लिए उसके श्वसन करना जरूरी है, पाचन करना जरूरी है, उत्सर्जन करना जरूरी है, तथा उसका परिवहन तंत्र, जो रक्त परिसंचरण तंत्र और उसका तंत्र का तंत्र, वह उसका प्रॉपर तरीके से वर्क करना जरूरी होता है। तो एक सजीव को सरवाइव करने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं डेली की लाइफ में जरूरी होती है। तो ये एक सजीव को जीवित रहने के लिए जितनी भी प्रक्रियाओं से सजीव गुजरता है, जितनी प्रक्रियाएं इसको करनी पड़ती है, इन सारी प्रोसेस के बारे में हम साइंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
तो साइंस को जब हम तो साइंस का मतलब होता है, साइंस लैटिन भाषा का शब्द सिंटिया से आया हुआ शब्द है, जिसका मतलब होता है टू नो। और टू नो हम कहते हैं विशेष जानकारी, किसी चीज के बारे में विशेष जानकारी रखना, चाहे वे सजीवों से संबंधित विशेष जानकारी हो, सजीवों को जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या तंत्रिका तंत्र, तो तथा उसके भोजन से संबंधित प्रक्रियाएं होती है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे पोषण हो गया, फिर उसके बाद उसका पाचन हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से हमें एनर्जी प्राप्त होती है कोशिकाओं के अंदर। तो इन सब के बारे में हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं। तो साइंस की जैसे जैसे समय गुजरता गया, साइंस की जरूरत हमारे लिए बढ़ती गई है। अब सबसे पहले साइंस की जरूरत हमारे लिए बढ़ती गई, ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट गुजरे हैं। पहले समय में बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने साइंस के ऊपर अलग अलग तरीके से अपने विचार रखे और अलग अलग तरीके से साइंस में के बारे में अपनी राय और उन्होंने अपने विचार रखे। ऐसे ही एक वैज्ञानिक आया था, थॉमस हॉब्स नाम के एक साइंटिस्ट था। इन्होंने कहा कि साइंस क्या होता है, इन्होंने साइंस के बारे में हमें बताया कि इन्होंने कहा कि साइंस इज द नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसीज। साइंस का मतलब होता है कि हमारे जितने भी घटनाएं होती है, कंसिक्वेंसीज या घटनाएं या परिणाम, जितने भी घटनाएं होती हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज नॉलेज रखना, ये विज्ञान कहलाता है। जिसमें क्या होता है, वन फैक्ट डिपेंड ऑन अनदर फैक्ट, कि विज्ञान एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जितनी भी घटनाएं होती हैं, एक घटना जो कि दूसरी घटना पे एक दूसरे पे ये आधारित होती है, तो इन सारी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उनकी नॉलेज रखना, ये विज्ञान कहलाता है। ये थॉमस हॉब्स ने इसके बारे में कहा था। इसके बाद ऐसे एक और साइंटिस्ट आते हैं, थॉमस हैक्सले नाम के साइंटिस्ट। ये थॉमस हैक्सले साइंस के बारे में अपना अलग विचार रखते हैं। थॉमस हैक्सले कहते हैं कि जो विज्ञान, ये परमाणु और तथ्यों पर आधारित, अगर परमाणु और तथ्यों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कि इनका मानना यह था कि आपको अगर किसी चीज के बारे में आप किसी भी फील्ड में आप एक्सपर्ट हो, इसका मतलब आपको उस फील्ड की साइंस, आप उस फील्ड की साइंस को जानते हो। जैसे कोई हार्ट के बारे में एक्सपर्ट है, या हार्ट की कोई नई रिसर्च करता है हार्ट पर, या ब्लड पर कोई नई रिसर्च करता है, तो इनका थॉमस हैक्सले का मानना यह था कि आप कोई भी चीज, नई चीजें, आज की जो साइंस टेक्नोलॉजी है, इसमें आज आप कोई नई चीज प्रूफ करना आप कोई नई चीज पब्लिक के सामने लाना चाहते हो, तो आपके जो फैक्ट हैं, आपके जो फैक्ट सही होने चाहिए उस चीज के ऊपर। एक दूसरा, उसको आपको उसका एक्सपेरिमेंट करके आप दिखा रहे हो, वो एक्सपेरिमेंट के आपके जो कही हुई बात है उसके अनुसार आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो सही बैठना चाहिए। त- तथा इनका मानना यह था कि आपके जितना, आपको जिस चीज का भी आपको नॉलेज है, उसके आपके उसके एक्सपेरिमेंट सही होने चाहिए और उसके आपके फैक्ट सही होने चाहिए। अगर आपकी कही हुई बात के अनुसार आपका फैक्ट और एक्सपेरिमेंट सही बैठ रहा है, तो इसका मतलब आपको उस चीज का ज्ञान है। तो ये थॉमस हैक्सले की डेफिनेशन थी। इसके बाद फिर और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने साइंस पर अलग अलग रिसर्चें की है। तो हम जो मानते हैं कि जो साइंस पे सबसे अच्छी तरह, जब शुरुआत में जैसे जैसे समय बदलता गया, तो साइंस में अलग अलग साइंटिस्टों का अलग अलग तरीके से योगदान रहा है। ऐसे ही एक गैलीलियो गैलीली नाम का एक साइंटिस्ट था। इन्होंने विज्ञान के बारे में सबसे पहली बार, सबसे फर्स्ट टाइम में इन्होंने साइंस के बारे में एक अच्छी तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट हमें दिखाया था। इन्होंने, जो गैलीलियो गैलीली था, इन्होंने अपनी रिसर्च ब्रह्मांड के ऊपर की थी। ब्रह्मांड मतलब एस्ट्रोनॉमिक, जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ये क्या थे, ये इटली के एस्ट्रोनॉमर थे। गैलीलियो गैलीली इटली के रहने वाले ये एस्ट्रोनॉमर थे, और ये फिजिसिस्ट थे तथा ये मैथमेटिशियन थे। फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। गैलीलियो गैलीली ने एक टेलीस्कोप बनाया, टेलीस्कोप, और उस टेलीस्कोप की मदद से इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी चीजें, इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी जानकारी वहां से प्राप्त की और उनको हमारे सामने पेश किया। तो इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में, एक तो सबसे पहले इन्होंने बृहस्पति के बारे में बताया कि बृहस्पति के चारों तरफ 4 चंद्रमा उसके चक्कर लगाते हैं, तथा इन्होंने शुक्र के अवस्थाओं के बारे में बताया। तो इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी थी, इसलिए हम क्या कहते हैं, गैलीलियो गैलीली को विज्ञान का पिता कहा जाता है। गैलीलियो गैलीली को विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसी प्रकार से साइंस के बारे में बहुत सारे और साइंटिस्ट आए, जिन्होंने साइंस में अलग अलग अपना योगदान दिया था।
हमने अभी विज्ञान के बारे में जानकारी लिया कि विज्ञान मतलब हमारे आसपास की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन सब के बारे में जानकर रखना और जानकारी लेना साइंस के अलावा। उसके बाद हमने बहुत सारे एक थॉमस हॉब्स की डेफिनेशन उसके अनुसार साइंस किसको कहते हैं, तथा थॉमस हेक्सले के अनुसार परमाणु और तथ्यों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था एक नोट के रूप में हमने लिखा था कि जो गैलीलियो गैली है उसे विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब गैलीलियो गैलीली को विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि गैलीलियो गैलीली एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे, एक फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थे। गैलीलियो गैलीली ने पहली बार एक टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए ब्रह्मांड के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां दी थी। और गैलीलियो गैलीली ने हमें ब्रह्मांड में बृहस्पति के चार चंद्रमा उसके चक्कर लगाते हैं, और इन्होंने शुक्र की अवस्थाओं के बारे में बताया था। तथा बुध की जो चार उसमें जो रिंग्स होते हैं उनके बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। पहली बार साइंस में इतनी अच्छी तरीके से जानकारी देने की वजह से, ब्रह्मांड के बारे में इतनी अच्छी तरह से जानकारी देना और एक्सप्लेन करने की वजह से गैलीलियो गैलीली को विज्ञान का फादर ऑफ साइंस इसको कहा जाता है। इसके बाद जब हम साइंस को आगे पढ़ते हैं तो साइंस को हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांटते हैं। क्योंकि साइंस का मतलब होता है हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं, हमारे आसपास है पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, सूर्य है, चंद्रमा है और उसके बहुत सारे ग्रह हैं, और हम इसमें वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं। तथा हमारे आसपास बहुत मशीनरियां हैं, और जैसे सिविल हो गई, इलेक्ट्रिकल की जो डिवाइसेस हो गई, उन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं उनके बारे में। तथा इसलिए हम ये सब साइंस कहलाता है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसलिए बहुत ज़्यादा फील्ड होने की वजह से हम साइंस को, ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए, इसको हम अलग अलग ब्रांचों में बांट देते हैं। तो साइंस को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। एक बायोलॉजी, दूसरा है फिजिक्स और तीसरा है केमिस्ट्री। बायोलॉजी बायोलॉजी के अंदर हम बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। बायोलॉजी का मतलब होता है बायोस प्लस लॉजी, इन दो शब्दों से मिलकर ये बना है। बायोस का मतलब होता है सजीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। मतलब इसका मतलब यह हुआ सजीवों का अध्ययन। बायोलॉजी में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं और सजीवों के बारे में पर जानकारी लेते हैं। सजीव जैसे सूक्ष्म जीव हो गए, पादप हो गए, जंतु हो गए। ये जो पादप है ये अपना जो भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, सजीव अपना भोजन कैसे लेते हैं, तथा ये पाचन उत्सर्जन किस प्रकार से करते हैं, पादप अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं तथा उसका पाचन, फिर उससे उत्सर्जित पदार्थों को कैसे बाहर निकालते हैं, किस प्रकार से पादप जनन करते हैं, और एक अपने जो संतति उसको किस प्रकार से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इसी प्रकार से हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। जंतुओं में चाहे वे मानव हो, मनुष्य हो या वे कोई जानवर हो, वे किस प्रकार से जनन की प्रक्रियाओं को कैसे करते हैं, और किस प्रकार से उनके अंदर सभी, चाहे वे पादप जंतु, इनके अंदर किस प्रकार से जो आनुवंशिक गुण है वे एक पेरेंट्स से होते हुए उनके जो नेक्स्ट जो संतति होते हैं, पेरेंट्स से जो उनका चाइल्ड होता है, किस प्रकार से आनुवंशिक गुण उनके चलते हैं। इन सब के बारे में हम बायोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी, फिर इसके बाद जो फिजिक्स होते, दूसरी जो ब्रांच है साइंस की, वे भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान फिजिक्स के अंदर हम जितनी भी भौतिक वस्तु होते हैं, जिस प्रकार से कोई व्हीकल हो गया, गाड़ी हो गई, या कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी हो गई, या और भी बहुत सारी जो भौतिक वस्तु, चाहे वे इलेक्ट्रिकल से संबंधित हो, चाहे वे सिविल लाइन से संबंधित हो, या वे किसी मैकेनिकल लाइन से संबंधित, चाहे वे मशीनरी हो या कोई कंपोनेंट हो, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं भौतिक विज्ञान के अंदर। इसीलिए जो भौतिक विज्ञान है इसको भी बहुत सारी ब्रांचों में बांटा जाता है। भौतिक विज्ञान को एक इलेक्ट्रिकल की, अगर आपको किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हो, या कोई नई नई इलेक्ट्रिकल पे कोई नई रिसर्च आप करते हो, तो आप इलेक्ट्रिकल साइंस, तथा मैकेनिकल में किसी मशीनरी का आपको ज्ञान है, कोई सीएनसी मशीन है या बहुत सारी टाइप की जो मशीन आ रही है उनके बारे में आप, या किसी इंजन के बारे में आप एक्सपर्ट हो, तो ये भौतिक विज्ञान के अंदर, इसको भौतिक विज्ञान को इलेक्ट्रिकल साइंस, मैकेनिकल साइंस, सिविल साइंस या बहुत और भी बहुत सारी साइंसों के अंदर इसको भौतिक विज्ञान को बांटा जाता है। इसी प्रकार से हम केमिस्ट्री, तीसरी जो ब्रांच होती है विज्ञान की, वह है रासायनिक विज्ञान।
रासायनिक विज्ञान के अंदर इस पृथ्वी पर जितने भी तत्व अभी तक प्राप्त हुए हैं, जैसे उनमें से 98 तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक हैं और 20 तत्व ऐसे हैं जो मानव निर्मित तत्व हैं। इन सभी 118 तत्वों के बारे में हम, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं रासायनिक विज्ञान के अंदर। सब पृथ्वी पर उपस्थित सभी 118 तत्वों के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि हर तत्व की क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, तथा वे तत्व एक दूसरे के साथ मिलकर किस प्रकार की रिएक्शन करते हैं, कौन कौन से इनसे कंपाउंड बन सकते हैं, और वे हमारे कंपाउंड हमारी डेली की लाइफ में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सारी तत्वों से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो इनके बारे में जो तत्वों से हम, इन सभी तत्वों से बहुत सारे कंपाउंड्स इनसे बनाए जाते हैं, बहुत सारे टाइप के रिएक्शन है हम करते हैं। उन कंपाउंड बनाने से हम क्या होते हैं, सर जो कंपाउंड तैयार होते हैं इन तत्वों से, उनसे हम बहुत सारी मेडिसिन लाइन में वे कंपाउंड यूज होते हैं, एक दवाई के रूप में उन कंपाउंडों की यूज किया जाता है। और उन तत्वों से मिलकर बनाए गए जो यौगिक हैं वे हमारे किसी किसी कोई जो डिवाइसेस होती हैं, चाहे वे किसी प्रकार की, चाहे इंजन वाली डिवाइस हो, उन सभी को बनाने के लिए इन सारे एलिमेंटों का उपयोग हम करते हैं। तो हम इसके अंदर रसायन विज्ञान में उन सभी 118 एलिमेंटों को पर स्टडी करेंगे, उनके आपस में रासायनिक अभिक्रियाएं करा कर देखेंगे, और उनसे बनने वाले जो यौगिक एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, तथा उनसे बनने वाली जो तथा दवाइयां हैं, जितने प्रकार के रिएक्शन है जो किसी सजीव पर जो इफेक्ट डालते हैं या यूजफुल होते हैं, उनके बारे में रसायन विज्ञान में हम स्टडी करते हैं। तो आज हम विज्ञान की पहली ब्रांच, हम जीव विज्ञान को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे साइंस में हम जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वह हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी के बारे में। तो आज हम बायोलॉजी के बारे में देखेंगे और इसका थोड़ा सा बेसिक को जानने की कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी कहते किसके। उसके बाद हम धीरे धीरे जब आगे पढ़ेंगे तो हम हमारे एग्जाम में बायोलॉजी से संबंधित जितने भी टॉपिक जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस एग्जाम में बायोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित आए हुए क्वेश्चन है, उन सभी को हम देखेंगे, और जिन जिन टॉपिकों से भी क्वेश्चन आए उन सभी टॉपिकों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तथा बायोलॉजी जो है, जीव विज्ञान, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायोस प्लस लॉजी, इन दोनों को मिलकर हम कहते हैं बायोलॉजी। बायोस जो जिसको हम हिंदी में कहते हैं सजीव, और लॉजी इसका मतलब होता है अध्ययन। इसका मतलब यह हुआ, बायोस प्लस लॉजी का मतलब यह हुआ कि सजीवों का अध्ययन। अब इसमें कौन कौन से सजीवों का अध्ययन करेंगे हम, चाहे वे सूक्ष्म जीव हों, जैसे सूक्ष्म जीव के अंदर जीवाणु हो गए, जीवाणु, शैवाल, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, इन सब के बारे में इसमें हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम पादपों का स्टडी करेंगे कि पादप जो होता है वे कितने ग्रुपों में पादपों को बांटा जाता है, तथा इन जो पादप हैं वे अपना पाचन किस किस प्रकार से करते हैं। बहुत सारे पादप ऐसे होते हैं जो मृत जीवी सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको अपने भोजन के रूप में भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। बहुत सारे पादप ऐसे होते हैं जो पाचन मतलब प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो इन सभी टाइप के, जितने भी टाइप के पादप है, जितने भी ग्रुपों में पादपों को बांटा गया, उन सभी ग्रुप के पादपों को हम स्टडी करेंगे, और उनका पाचन तंत्र वो किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं। इसी प्रकार से इसमें हम जंतुओं के बारे में भी स्टडी करते हैं कि जंतु जितने भी हैं, चाहे वे मानव मनुष्य हों, चाहे वे जानवर हों, उन सबको सारे जंतुओं का वर्गीकरण करेंगे, और वर्गीकरण करने के बाद मनुष्य का पाचन, मतलब हम किस प्रकार से शोषण करते हैं, मनुष्य किस प्रकार से उत्सर्जन करता है, किस प्रकार से पाचन करता है, किस प्रकार से उसके अंदर कौन कौन से अंग मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, और उसको जीवित रहने के लिए उसके अंदर कौन कौन सी, उसके शरीर के अंदर कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं शरीर के अंदर होती हैं। तो इसमें हम मनुष्य के बारे में स्टडी करेंगे, तथा हम जानवरों को ऊपर स्टडी करेंगे। जानवर बहुत सारे, एक रेंग कर चलने वाले जानवर हैं, एक हड्डी वाले जानवर होते हैं, जी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं, रेंग कर चलने वाले जानवर, पानी के अंदर पाए जाने वाले जानवर, तथा वायुमंडल में, आसमान, जो हवाओं के अंदर उड़ने वाले जो जानवर, उन सभी जानवरों के जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और उनके सारों का रक्त परिसंचरण तंत्र, उसके ऑर्गन, जो उसके अंग हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो जीव विज्ञान के अंदर हम सभी सूक्ष्म जीव, पादप और जंतुओं के अंदर मनुष्य और जानवर, इन सब पर हम स्टडी करने वाले हैं। तथा यहाँ से आगे जब हम पढ़ें तो हमने जो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे एग्जामों में जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, जो ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, वो ये है
कि बायोलॉजी का पिता किसको कहा जाता है, ये सॉरी जीव विज्ञान, बायोलॉजी या जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, सॉरी गैलीलियो गैलीली को, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता क्यों कहते हैं? अब अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता इसलिए कहा जाता होगा क्योंकि इन्होंने पहली बार बायोलॉजी के बारे में हमें कोई अच्छी सी जानकारी दी होगी, इसीलिए इसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो अरस्तु ने क्या है, इन्होंने, अब हम अरस्तु के बारे में जब देखते हैं तो अरस्तु ने पहली बार वैज्ञानिक तरीके से एक साइंटिफिक मेथडों का उपयोग करते हुए जीव जंतु पर इन्होंने स्टडी की थी, तथा इन्होंने जितने भी सजीव थे उन ब्रह्मांड में उपस्थित सभी सजीवों को इन्होंने दो भागों में वर्गीकृत किया था। तो पहली बार जो जीव जंतुओं को वर्गीकरण किया था वह अरस्तु ने किया था, और अरस्तु ने सभी सजीवों को दो भागों में बांटा था, एक जंतु जगत था और एक था पादप जगत। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहली बार जीव जंतुओं को वर्गीकरण किसने किया था? तो पहली बार जीव जंतुओं को वर्गीकरण अरस्तु ने किया था, और अरस्तु ने जीव जंतुओं को दो भागों में बांटा था। तो अरस्तु ने जो जंतुओं को जंतु जगत और पादप जगत के अंदर इन्होंने पहली बार बांटा था, इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आधुनिक जो जीव विज्ञान है, मॉडर्न बायोलॉजी, इसका फादर किसको कहा जाता है, पिता किसको कहा जाता है? जो चार्ल्स डार्विन है, इनको आधुनिक जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन को आधुनिक जीव विज्ञान का पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने हमें यह बताया कि किस प्रकार से सजीवों की उत्पत्ति हुई है, कि ये जितने भी सजीव हैं, चाहे वे सूक्ष्म जीव हों, चाहे पादप हों, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। शुरुआत में एक जो मनुष्य था वो किस प्रकार हुआ करता था, ये बताया जाता है कि लाखों करोड़ों साल पहले मनुष्य जो है एक चिंपांजी की शक्ल में हुआ करता था। तो धीरे धीरे इसके जो जैसे जैसे वह समय बीतता गया तो उसके आनुवंशिक गुणों में बहुत सारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आनुवंशिक गुण आते हैं उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। अब वो परिवर्तन कुछ एटमॉस्फेरिक रीजनों की वजह से उसमें परिवर्तन हुआ, उसके जो पाचन की वजह, जो उसका पोषण था उसकी वजह से उसमें परिवर्तन। तो धीरे 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 जिस समय बदल गया तो एक मनुष्य, हम जो पहले एक चिंपांजी के रूप में हुआ करता था, आज हम इस शक्ल के रूप में हैं। तो इसके बारे में हमें इसकी जो थ्योरी दी थी, एक जो जीवों की उत्पत्ति से संबंधित जो थ्योरी दी थी वह पहली बार चार्ल्स डार्विन ने दी थी, इसलिए चार्ल्स डार्विन को आधुनिक जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तथा यहाँ से आगे हमने जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने पहली बार जीवों को एक वैज्ञानिक तरीके से इन पर स्टडी की थी, और दूसरा इन्होंने जीवों को दो भागों में वर्गीकृत किया था, एक जंतु जगत, पादप जगत। फिर आधुनिक जीव विज्ञान का पिता चार्ल्स डार्विन कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या है, जो जंतुओं जीवों की जो उत्पत्ति हुई है उस पे एक थ्योरी दी थी, किस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हुई, एक चिंपांजी से लेकर जैसे जैसे आनुवंशिक गुण उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होते गए, तो आज हम इस शक्ल में हैं। तो इसकी उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति संबंध चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी, इसलिए चार्ल्स डार्विन को आधुनिक जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। अब यहाँ से आगे हम सबसे पहले हम जीव विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। जीव विज्ञान की मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई कि जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे। जीव विज्ञान में हम सभी सजीवों का अध्ययन करेंगे, चाहे वे सूक्ष्म जीव, पादप, जंतु, मनुष्य, जानवर, इन सब पर स्टडी करेंगे जो मुख्य। इसके बाद इन पर स्टडी करने के बाद फिर हम क्या, इनका सिलेबस लिखेंगे, एक कि बायोलॉजी से संबंधित कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चन बार बार, चाहे वे एसएससी से रिलेटेड एग्जाम हो या किसी स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, जैसे हरियाणा सीईटी एग्जाम हुआ और हरियाणा का जो सेकंड एग्जाम होता है, उसमें जो ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मोस्टली क्वेश्चन जिन चैप्टरों से पूछे जाते हैं उन चैप्टरों पर हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, तथा हम उनका सिलेबस लिखेंगे, कौन कौन से चैप्टर ज्यादातर इस बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। हमारा जो बायोलॉजी का सिलेबस है, जो HSSC एग्जाम, SSC तथा रेलवे एग्जाम तथा इसके अलावा अनदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे या सेंट्रल लेवल, किसी भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, उनमें जो बायोलॉजी से संबंधित जो चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन आते रहते हैं,
तो ये हमारा बायोलॉजी का सिलेबस है। सबसे पहले हम बायोलॉजी जीव विज्ञान को इस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि हम सबसे पहले जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी को। और इसमें क्या है कि हम हमारी बॉडी का निर्माण से संबंधित तथा हम रोगों तक बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं। तो जो तथा हम इस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि हमारा एक बेसिक भी तैयार होता रहे, और उसके बाद क्या है हमारे ये एक दूसरे से ऐसे हमारे बायोलॉजी समझ में आए, ताकि हम इस प्रकार से इन टॉपिकों को पढ़ेंगे। ये एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है, एक दूसरे पहले कोशिका चैप्टर को पढ़ेंगे तक, फिर धीरे धीरे हम यहाँ इनको पढ़ते हुए पाचन तंत्र, उत्सर्जन। इससे क्या है कि हमारे लिए जब हम एक सिस्टमेटिक तरीके से जीव विज्ञान को पढ़ेंगे तो इससे जीव विज्ञान को समझना भी आसान होगा, तथा जो जीव विज्ञान है ये हमारे लंबे समय तक याद रहेगी। अगर हम जीव विज्ञान को मतलब बिना सिस्टमेटिक तरीके से अगर पढ़ना शुरू कर दें, कभी कोई चैप्टर ले लिया कभी कोई सा, इससे क्या होगा, एक तो जीव विज्ञान हमारे समझ में नहीं आएगी आसानी से, दूसरा हमारे कंसेप्ट क्लियर ना रहेंगे नहीं रहेंगे, और तीसरा है वे हमारे याद भी नहीं रह पाएंगे। जो इसमें जितने भी टॉपिक हम याद करेंगे वे हमारे याद भी नहीं रह पाएंगे। हम क्या करेंगे कि हम जीव विज्ञान को एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, और जीरो लेवल से जीव विज्ञान को हम पढ़ेंगे तथा हाई लेवल तक हम इसको पढ़ेंगे, ताकि हम एसएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी आसानी से अटेम्प्ट कर पाए। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान में, वह पहला जो टॉपिक होगा हमारा, पहला जो चैप्टर होगा वह हम कोशिका वाला टॉपिक को पढ़ेंगे। तथा कोशिका वाला टॉपिक इसकी कोशिका की खोज से लेकर, चाहे वे एक जीव वाली कोशिकाएं हों, चाहे वे बहुकोशिकीय जीव हों, चाहे एक कोशिकीय जीव हों, चाहे वे यूकैरियोटिक वाली कोशिका हो, प्रोकैरियोटिक वाली कोशिका हो, इन सभी कोशिकाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो चैप्टर होगा हमारा वह कोशिका से संबंधित होगा। जो सेकंड चैप्टर है, कोशिका से मिलकर उत्तक का निर्माण होता है, और उत्तक से मिलकर हमारा अंग बनता है, और अंग से अंग तंत्र बनता है। तो कोशिका वाले टॉपिक को पढ़ने के बाद हम उत्तक, जिसको इंग्लिश में हम टिश्यू कहते हैं, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। और उत्तक के बाद हम जब पढ़ लेंगे तो हमारी पूरी स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चलेगा कि हमारी जो बॉडी है वो किस प्रकार से बनी हुई है। इनको पढ़ने के बाद फिर हम न्यूट्रिशन, पोषण के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अपना पाचन, जब हम बॉडी की स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी है, और कोशिका हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे उत्तक हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, ये सारे हमारे उत्तक है या रक्त है। तो इन उत्तकों को, इसको अच्छी तरीके से इस टॉपिक पढ़ेंगे कि उत्तक किसको कहते हैं, तथा हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से उत्तक पाए जाते हैं, उन उत्तकों का क्या क्या फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है, पादपों के अंदर कौन कौन से उत्तक पाए जाते हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ने के बाद फिर जब हम पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर और संरचना को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम पोषण वाला टॉपिक को उठाएंगे। पोषण में अब इसके बाद क्या है, हमें पाचन तंत्र पढ़ना है, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ना है। तो इनको पढ़ने से, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्रों को पढ़ने से पहले हमें पोषण के बारे में पता होना चाहिए कि जिस भोजन को हम खाते हैं उस भोजन के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, चाहे जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा और लिपिड्स। इनको पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे इन पोषक तत्वों से हमारे बॉडी के लिए क्या क्या, इससे कौन कौन सी एनर्जी प्राप्त होती है, और इनका कौन सा पोषक तत्व कब कब इसको पोषण करना जरूरी होता है, और पोषण करना क्यों जरूरी है। तो इनके बारे में हम पोषण वाले टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। जब हम पोषण पढ़ लेंगे कि हम जिस भोजन को खाते हैं उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर उस भोजन के अंदर पाए जाते हैं, और उन न्यूट्रिएंटों से हमारे लिए जो एनर्जी प्राप्त होती है वे कितनी एनर्जी उन न्यूट्रिएंटों से हमें प्राप्त होते हैं, तथा वे हमारी बॉडी के लिए क्यों उपयोगी है ये सारे न्यूट्रिएंट। इनको पढ़ने के बाद फिर हम पाचन तंत्र को पढ़ेंगे। पाचन तंत्र में हम ये देखेंगे कि हम जिस भोजन को खा रहे हैं उसके अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं, वे जो पोषक तत्व हैं हमारी बॉडी के अंदर वे कहाँ पर जाते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं वह भोजन हमारी बॉडी के कौन कौन से अंगों से होकर गुजरता है, उन सभी अंगों के बारे में हम पाचन तंत्र वाला जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तथा जिन अंगों से भोजन गुजरता है हमारी बॉडी के अंदर उन सभी अंगों पर गहराई से हम स्टडी करेंगे। और स्टडी करने के बाद वहां से जितने भी जो क्वेश्चन है उस पाचन तंत्र वाले जो टॉपिक से, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो पूछे गए, उन सभी क्वेश्चनों को हम एक मॉक टेस्ट के रूप में भी, एक मॉक टेस्ट या एक क्विज के रूप में भी हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। जैसे भी सभी टॉपिक होते जाएंगे, कोशिका वाला टॉपिक होगा तो कोशिका पर हम एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसके बाद पोषण वाले टॉपिक होने के बाद इस पर एक मॉक टेस्ट लगाएंगे,
और उसके बाद जो पाचन तंत्र वाला टॉपिक होगा, इस पे पाचन तंत्र को पूरे को, इसमें कौन कौन से पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं और इन अंगों का कौन क्या क्या योगदान होता है, ये पाचन में किस प्रकार से अपना सहयोग निभाते हैं, इन सब। और इस पे फिर कंप्लीट करने के बाद इस पे हम एक मॉक टेस्ट, तो इसी प्रकार से सभी टॉपिकों पर हम मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। पाचन तंत्र के बाद फिर हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम जिस भोजन को पचाते हैं, पाचन तंत्र उसको कंप्लीट पचा देता है। और फिर उसके बाद हमारे पाचन में से जो 6 न्यूट्रेंट है, जितने भी उस भोजन के अंदर जो न्यूट्रेंट पाए जाते हैं, पोषक तत्व, जो उपयोगी पोषक तत्व है, वह हमारे लिए एक रक्त के साथ मिलकर हमारी कोशिकाओं में चले जाते हैं और कोशिकाओं में जाकर वहां से हमें उनसे ऊर्जा मिलती है। तथा इसके बाद जिस भोजन को हम खाते हैं उससे बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो हमारे उपयोगी नहीं होते हैं। तो उपयोगी नहीं होते हैं उनको हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के लिए हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है जो इस अनावश्यक जो भोज्य पदार्थ है जो हमने पोषण के रूप में लिए थे, उनको बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर का कौन कौन से ऑर्गन है जो उनको बाहर निकालने में सहयोग निभाते हैं। जिस प्रकार से हमारा किडनी वाला तंत्र होता है, किडनी वृक्क, वे अपने जो अनावश्यक भोज्य पदार्थ उनको किस प्रकार से निकालने में योगदान निभाता है। उसके बाद त्वचा है, किडनी है, इन सब के बारे में हम उत्सर्जन तंत्र में पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार से फिर हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र को, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम जिस भोजन को खाते हैं वह हम उसके अंदर 6 न्यूट्रेंट होते हैं। वह 6 न्यूट्रेंट जब हमारे छोटी आंत बड़ी आंत यहाँ जाते हैं तो ये ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ग्लूकोज के रूप में जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर ये ब्लड में मिलने के बाद ये हमारी कोशिकाओं में जाते हैं। जितने भी पोषक तत्व वे ग्लूकोज में बदलने के बाद वह हमारी कोशिकाओं में जाते हैं। अब कोशिकाओं में जब ये ग्लूकोज टूटता है तभी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कोशिकाओं में हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ये जो ऑक्सीजन है ये हमें मिलती है फेफड़ों से। तो हमें सबसे पहले फेफड़ों के बारे में जानना जरूरी है कि हम श्वसन तंत्र में जो श्वसन लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन है वह मुख्य घटक होता है श्वसन के लिए। तो हम ऑक्सीजन श्वसन में वायु को अंदर लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन मुख्य घटक होता है वायु में। तो जब हम वायु श्वास के रूप में वायु को अंदर लेते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा ऑर्गन है जो जिसके अंदर ये वायु भरती है और वहां से फिर ऑक्सीजन किस प्रकार से ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर वह मिलती है और रक्त में से किस प्रकार से वो ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में जाती है। फिर कोशिकाओं में जाने के बाद वो ऑक्सीजन किस प्रकार से वे ग्लूकोज को तोड़ने में अपना योगदान निभाती है। तो ये सारी जो घटनाएं होंगी, ये जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी, ये हम श्वसन तंत्र में पढ़ने वाले हैं। तो श्वसन तंत्र में हम फेफड़ों के बारे में, मुख्य रूप से जो फेफड़ा है ये इसका मुख्य अंग है श्वसन तंत्र का, तो हम फेफड़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा सा रक्त के बारे में जानकर लेंगे कि रक्त किस प्रकार से ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेता है, किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों के लिए देता है। तो ये हम श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र जब हम पढ़ लेंगे, हमने पाचन वाला तंत्र पढ़ लिया, उसके बाद हमने श्वसन तंत्र भी पढ़ लिया, फिर हम अंतस्रावी तंत्र पढ़ेंगे। अंतस्रावी तंत्र, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं और वे ग्रंथियां क्या करते हैं, वे हार्मोनों को रिलीज करते हैं। एक लिक्विड पदार्थ या हम कहें जिसको हम हार्मोन कहते हैं, वे हार्मोन रिलीज करते हैं। ये हार्मोन हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटियों को, जितने हमारे बॉडी के अंदर, चाहे वे रासायनिक अभिक्रियाएं होते हो, चाहे वे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज हो, या हमारे शरीर के अंदर और भी चाहे वे पाचन वाली प्रक्रिया में, उसमें बहुत सारी ये सारी अंतस्रावी जो तंत्र होता है, इसमें बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन ग्रंथियां हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से ऑर्गन में कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तथा वह सभी ग्रंथियां कौन कौन से लिक्विड पदार्थ रिलीज करती हैं या कौन कौन से हार्मोन निकालती हैं, हम सभी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तथा हमारे बॉडी में इन ग्रंथियों से रिलीज होने वाले जो हार्मोन है, उन हार्मोनों के बारे में पढ़ेंगे। तथा जितने भी हार्मोन है, चाहे वे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो, एस्ट्रोजन हार्मोन हो, तथा ये सभी हार्मोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। और इन हार्मोनों का हमारी बॉडी में क्या क्या योगदान है, ये हमारी बॉडी में अलग अलग हार्मोन का अलग अलग फंक्शन होता है, इन सभी हार्मोनों के बारे में भी हम अंतस्रावी तंत्र में पढ़ेंगे। तो अंतस्रावी तंत्र में मुख्य रूप से हम इसमें ग्रंथियों के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तथा इस टॉपिक के अंदर हम हार्मोन, बॉडी के अंदर चाहे वो पादप वाले हार्मोन हो, जिब्रेलिन हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अंतस्रावी तंत्र के अंदर। उसके बाद हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र में हम मुख्य रूप से, जैसे इस तंत्रिका तंत्र में हम जैसे न्यूरॉन सेलों के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी के अंदर
जो ब्रेन है वह ब्रेन, जो मस्तिष्क है, इसको कंप्यूटर कहा जाता है हमारे शरीर के अंदर। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर की जितने भी एक्टिविटी, चाहे वह हाथ की एक्टिविटी हो, चाहे पैर के द्वारा जो एक्टिविटी करी जावे हमारे बॉडी के अंदर, या त्वचा के द्वारा जो एक्टिविटी करी जावे, या हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन है, संवेदनशील अंग होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे आंख, नाक, कान, जीभ, ये सभी हमारे शरीर के संवेदनशील अंग है हमारे बॉडी के। ये अपनी एक्टिविटी, इसको टेस्ट के बारे में पता करना, और भाई देखना, या हमारी बॉडी के अंदर अगर हमारी स्किन को कोई कोई गर्म या सर्दी से हमारी स्किन, त्वचा अगर टच हो, तो हम किस प्रकार से उसको, उसका रिस्पॉन्स किस प्रकार से देंगे। अगर ज्यादा गर्मी हो तो हम क्या उसके थोड़ा सा छाया के अंदर आ जाते हैं। अगर ज्यादा सर्दी हो तो हम कपड़े, थोड़े से सर्दी वाले कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। तो ये जितने भी हम रिस्पॉन्स देते हैं अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देखते हुए, हमारे जो आसपास होने वाली एक्टिविटीज को और एटमॉस्फेयर के अनुसार हम जो रिस्पॉन्स देती है हमारी बॉडी, वे सारे रिस्पॉन्स के बारे में हम तंत्रिका तंत्र के अंदर पढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र में हमारी बहुत सारी शरीर में ऐसी कोशिकाएं होती है जो हमारी सूचनाओं को पैर से लेकर हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है सूचना को, और फिर उसके अनुसार हमारी बॉडी रिएक्शन करती है। तो ये हम तंत्रिका तंत्र के अंदर पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही कंकाल तंत्र के अंदर हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, तथा हड्डियों का भाई ये किस पदार्थ से हड्डियां बनी होती है। तो हमारे शरीर में जितने भी प्रकार की हड्डियां हैं उन सबको हम कंकाल तंत्र के अंदर पढ़ने वाले हैं। चाहे वो मस्तिष्क के अंदर हड्डियां हो, चाहे रीढ़ की हड्डी हो, या और भी बहुत सारी हड्डियां हैं जो हमारे शरीर में पाई जाती है, जिसके कारण हमारे पूरी बॉडी के संरचना के रूप में खड़ी हुई है। इन सब हड्डियों के बारे में हम कंकाल तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हम इन सबको पढ़ने के बाद हम फिर जीवों के बारे में पढ़ेंगे, जीवों का वर्गीकरण करेंगे। जीव, बहुत सारे टाइप के जीव होते हैं इस संसार में। बहुत सारे छोटे जीव हैं जिनको हम नैकाई से नहीं देख सकते, बहुत सारे बड़े बड़े आकार के जीव हैं, और बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो पानी समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। बहुत सारे टाइप के जीव ऐसे हैं जो पृथ्वी पर रेंग कर चलते हैं, और बहुत सारे टाइप के जीव ऐसे हैं जिनके 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, पंखों वाले जीव। उन सब जीवों के बारे में स्टडी करेंगे, और इनको वर्गीकरण, इनको हम अलग अलग भागों में बांटकर इन पर स्टडी करेंगे। तो जो जीवों को वर्गीकरण, चाहे वे सूक्ष्म जीव हो, जैसे सूक्ष्म जीवों को हम उसको जीवाणु के अंदर जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, विषाणु, इनमें डिवाइड करके इनको पढ़ा जाता है। तो जीवों का जो वर्गीकरण है, चाहे वे पादप के अंदर जितने भी प्रकार के पादप पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण, चाहे वे जंतु हैं उनका वर्गीकरण, इन सब जीवों का वर्गीकरण हम इस टॉपिक के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वाले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जीवों के वर्गीकरण के बाद हम जीवों के फिर जनन देखेंगे। जनन में हम एक कोशिकीय जीव हैं जो अपने संतति को किस प्रकार से जन्म देते हैं। बहुत सारे एक कोशिकीय जीव ऐसे हैं जो विखंडन विधि से जन्म देते हैं, बहुत सारे जीव मुकुलन विधि से अपने संतति को जन्म देते हैं। तो एक कोशिकीय जीव अपने जो संतति है, अपना जो चाइल्ड है, उसको किस प्रकार से वे जन्म देते हैं। वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस मेथड को अपनाते हैं, या एसेक्सुअल मेथड को वे अपनाते हैं जनन के लिए। तो इसमें जीवों का जनन इसी प्रकार से हम मानव के बारे में पढ़ेंगे कि जो मनुष्य है वह किस प्रकार से जनन करता है। कि मनुष्य जिस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन मनुष्य के अंदर होता है। अब लैंगिक जनन होता है तो इसमें मादा का जनन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, तथा नर वाला जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तथा मादा जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग मादा जनन तंत्र में पाए जाते हैं, और उन अंगों से कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमसे पूछे जाते हैं एग्जामों में, उनके बारे में। इसी प्रकार से नर जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं, उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। जीवों को जनन के बाद हम आनुवांशिकी के बारे में पढ़ेंगे। आनुवांशिक हम देखते हैं कि जो गुण है वह जिस प्रकार से एक माता पिता या दादा दादी, उसके जो गुण है उसकी पीढ़ी में चलते जाते हैं। बहुत सारे परिवार में जो उसके बहुत सारे जो बच्चे हैं, हम डेली की लाइफ में हमने सुना भी है कि जो मेरा बच्चा है ये पिता को गया है, मम्मी को गया है, भाई को गया है, दादा को गया है। ये जो जितने भी जो ये गुण, आनुवांशिक गुण है, तो ये गुण किस प्रकार से उसके पिता से उसके बच्चे में, किस प्रकार से माता और पिता से उसके बच्चे में किस प्रकार से गुण ट्रांसफर होते हैं, एक मनुष्य के अंदर गुण किस प्रकार से ट्रांसफर होते हैं। इसी प्रकार से जो पादप होते हैं उनके अंदर जो आनुवांशिक गुण है वे किस प्रकार से ट्रांसफर होते हैं उनकी पीढ़ी के अंदर। फिर इसके अंदर गुणसूत्रों का क्या योगदान होता है, डीएनए का क्या योगदान है आनुवांशिक गुणों को
माता पिता से संतति तक ले जाने में गुणसूत्रों का क्या योगदान है, डीएनए का क्या योगदान है, जीन का क्या योगदान है, इन सब के बारे में हम आनुवांशिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि पादप में जो आनुवांशिक गुण है उनका ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, एक पीढ़ी से किस दूसरी पीढ़ी तक कैसे जाते हैं, और इसमें जो पेड़ पौधे के अंदर गुणसूत्रों का आनुवंशिक गुणों को ले जाने में क्या योगदान होता है, डीएनए का क्या योगदान होता है, जीन का क्या योगदान होता है, इन सब के बारे में हम आनुवंशिक वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फिर जो लास्ट एंड फाइनल जो हमारा टॉपिक होगा वो रोगों से संबंधित होगा। हम देखते हैं बहुत सारी जो फसलें हैं या पादप हैं उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के रोग होते हैं। उन रोगों पर हम स्टडी करने वाले हैं कि पादप के अंदर कौन कौन से रोग जो पादपों में होते हैं, और ये रोग जीवाणुओं के अंदर होते हैं, विषाणुओं के अंदर होते हैं, या कवक के कारण होते हैं, या प्रोटोजोआओं के कारण होने वाले रोग हैं। उन सब रोगों के बारे में हम एक लिस्ट के रूप, एक पीडीएफ के रूप में भी हम इन सभी रोगों को एक पीडीएफ आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे कि पादपों में जो मुख्य रूप से जो मुख्य मुख्य रोग हैं उनके बारे में हम एक आपके लिए पीडीएफ भी देंगे। और फिर मनुष्य के अंदर हमारे अंदर कौन कौन से रोग होते हैं, और ये रोग जीवाणु कारण जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, विषाणु इनके कारण हो रहे हैं। फिर इन रोगों से हम किस प्रकार से इनको बचने के उपाय क्या क्या है, इन रोगों से हमें कौन कौन सी जो एंटीबॉडीज या हमारे शरीर के अंदर रोगों को रोगों से लड़ने के लिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज उत्पन्न होते हैं। उन एंटीबॉडीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे कि बॉडी के अंदर हमारे जो WBCs होती हैं वे बहुत सारे एंटीबॉडीज उत्पन्न करते हैं। उनके कौन कौन से एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज किस प्रकार से रोगों को लड़ने में हमारी बॉडी शरीर को मदद करता है, तथा हम इन रोगों से लड़ने के लिए कौन कौन सी हम टैबलेट्स, दवाइयाँ या एंटीबायोटिक टैबलेट्स या दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं, उन सब के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो रोग वाला टॉपिक इसकी हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, और तथा यहाँ पर भी हम बहुत सारे रोगों को, पादप वाले रोग, जंतु वाले रोगों को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारी आज फर्स्ट क्लास थी। ये हमारी आज सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस की फर्स्ट क्लास है। इसमें हमने आपको विज्ञान की बेसिक डिटेल, विज्ञान की डेफिनेशन के बारे में बताया है। जैसे अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने विज्ञान की डेफिनेशन किस प्रकार से दी है, किस प्रकार से दी है। फिर उसके बाद हमने जीव विज्ञान का पिता, आधुनिक जीव विज्ञान पिता, फिर हमने विज्ञान को 3 भागों में बांटा था, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिर बायोलॉजी के अंदर हम जीव जंतु के बारे में स्टडी करते हैं, तथा फिजिक्स के अंदर हम जितनी भी फिजिकल चीजें होती हैं, चाहे वे मशीनरी से संबंधित हो, चाहे वे किसी कोई इलेक्ट्रिकल मशीनरी हो, विद्युत से बनी हुई कोई मशीन हो, या कोई मैकेनिकल मशीन हो, तथा वे कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, या कोई, इनके बारे में हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ऐसे केमिस्ट्री के अंदर हम तत्वों से संबंधित जो वे तत्वों से यौगिक बनते हैं, और बहुत सारे यौगिक बने हुए हैं, और उनसे अलग अलग डिवाइस हैं, उनसे बनाते हैं हम। तो इनके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद हमने जीव विज्ञान का सिलेबस लिखा था, और हमने आपको मतलब जीव विज्ञान को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि हमारा एक बेसिक भी तैयार हो जाए, और उसके बाद हम छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक को आसानी से क्रैक कर पाए। तो ये हमारे जीव विज्ञान टॉपिक। आप सभी जो जीव विज्ञान का हमारा सिलेबस है इसको नोट कर अपनी कॉपी में। और ये तथा हम जो हमारी जो सेकंड क्लास होगी उसको हम कोशिका वाले चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।